नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हैं शिवम टॉक्स नाउ। आज के एपिसोड में हमारे साथ एक एक्सपीरियंसड डॉक्टर जुड़े हैं जो हमें हेल्थ को लेके काफी सारी अच्छी इंफॉर्मेशन देंगे और साथ में जो हेल्थ को लेके आजकल के जो मिथ्स है वो सब भी हम उनसे क्लियर करेंगे। हम उनसे कोशिश करेंगे वो सब जानने के लिए कि क्या कुछ हमारे लिए सही रहता है और क्या कुछ हमारे लिए गलत रहता है। स्टूडियो में इस वक्त मौजूद है हमारे साथ डॉक्टर मोहसिन मलिक, जो कि एक बेहतरीन डॉक्टर है हमारे जम्मू कश्मीर के। तो स्वागत है आपका शिवम टॉक्स नाउ में। शुक्रिया शिवम भाई। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले बताएं, व्हाइट कोट जब आपने पहली बार पहना था उस वक्त आपको कैसी फील आया था? जब सबसे पहले व्हाइट कोट पहना था तो ऑब्वियसली बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ये हमारा ड्रीम होता है। बचपन से हमने सोचा होता है कि मैं डॉक्टर बनूंगा, किसी का होता है कि मैं केएस एग्जाम क्रैक करूंगा, कोई बोलता है मैं पायलट बनूंगा, इंजीनियर। मेरा था कि मैं डॉक्टर बनूंगा, ये पहले से ही तय था मुझे डॉक्टर बनना है। और जब कभी हम हॉस्पिटल में जाया करते थे, वहां पर जब हम डॉक्टर्स को देखते थे तो तब अंदर से फील आता था कि एक दिन मैं भी पेशेंट को ऐसे सर्व करूंगा, व्हाइट कोट पहनूंगा। लेकिन जैसे ही ये व्हाइट कोट पहना मैंने, उसके बाद एक और चीज समझ में आई कि अब मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हाँ, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी, पेशेंट को देखना और उसके बाद खुशी अपनी जगह और रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी जगह। एमबीबीएस का नाम सुन के लोग कहते हैं बहुत मुश्किल है, रियलिटी क्या है? मुश्किल है। कितना मुश्किल है? मुश्किल देखो क्या होता है कि ये तो माना जाता है कि एमबीबीएस कोर्स जो है टफ है जी, ये हर कोई एग्री करता है और मैं भी इसमें एग्री करता हूँ। लेकिन जैसे जैसे इंसान आगे आता है, आगे जैसे आप इसमें इंडल्ज हो जाते हो, पढ़ाई में इंडल्ज हो जाते हो, तो फिर वो इसके साथ साथ आपको क्या लगता है कि स्मार्ट स्टडी और हार्ड वर्क दोनों चीजें जब आप करते हो तो वो अपने आप तक होता है कि भाई इसको थोड़ा ओवरकम करने के लिए, मतलब कम भी आप कर सकते हो और ज्यादा मुश्किल भी नहीं लगता है। लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो। दिन में कितने घंटे पढ़ाई करनी चाहिए एमबीबीएस? देखो अगर घंटों की आप बात करेंगे तो फिर तो मैं यही बोलूंगा कि जितना आप पढ़ाई को टाइम दे सकते हैं उतना कम है। क्योंकि फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर ऐसा होता है हमारे लिए कि मतलब हमें ये होश नहीं रहता है कि बाहर धूप है कि दिन है कि रात है। और यही सब मतलब मैं यही बोलूंगा कि 24 घंटे में कम से कम 15-16 घंटे पढ़ाई को देना होता है। 15-16 घंटे? तो जब आप स्टार्टिंग में 15-16 घंटे किताबों की तरफ रहे, उस टाइम पे आपको कैसी फीलिंग आती थी? उस टाइम पे फीलिंग तो यही आती थी कि हम कहाँ आ गए, ये किस अलग ही दुनिया में हम आ गए। क्योंकि बिल्कुल ही अब जैसे मान लो हम 12th तक फिजियो, केमिस्ट्री, बायो ये सब पढ़ते हैं, लेकिन जब सीधे ही हम क्रैक करके, एग्जाम क्रैक करके हम जैसे आते हैं तो उसमें हमें एक नई टर्म्स मिलती है और इतनी बड़ी बड़ी टर्म्स मिलती है कि हमें सर चक्कर आने लगता है कि अब हम क्या करें। ये जो फिर उनको हमें एक किस्म का रट्टा ही मारना पड़ता है फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में, तो हमें भाई टाइम ही नहीं मिलता कि आगे कुछ और सोचने का। क्या कभी ऐसा मोमेंट आया जब लगा कि एमबीबीएस छोड़ देता? बिल्कुल है। जब हम फर्स्ट ईयर में होते हैं तो फर्स्ट ईयर में अब हमारा क्या होता है कि जैसे हम नीट मतलब हम क्रैक करते हैं, उसके बाद जब हम फर्स्ट ईयर में हॉस्पिटल में चले जाते हैं तो हमें एक सब्जेक्ट होता है, एनाटॉमी सब्जेक्ट होता है, तो उसमें हमें डायसेक्शंस करवाते हैं। तो जब मैं फर्स्ट टाइम एंटर कर रहा था डायसेक्शन हॉल में, जब मैंने एंट्री की थी तो वहां पर जो आगे कैडेवर सेक्शन जो था, कैडेवर जो था, हमें जब बोला गया कि देखो ये कैडेवर है, हम इसको ऐसे इंसिजन देते हैं, फिर उसके बाद उसके ऊपर स्टडी करते हैं। तो जब फर्स्ट टाइम जब मैंने वो कैडेवर देखा था तो उस टाइम पे मुझे भी नौशिया जैसा फील हुआ था। और मैंने बहुत सारे अपने कलीग ऐसे देखे जो एक किस्म का फेंट से हो गए और वो सबका यही कहना था कि यार हम ये कहाँ आ गए यार, ये तो हमने सोचा ही नहीं था। हमें ऐसा ही लगा था कि अच्छा पढ़ाई होती है, पढ़ाई करेंगे, बस पास करेंगे एग्जाम, तो ऐसा होता है। दूसरा, जब हम फिजियोलॉजी या बायोकेमिस्ट्री के जब हम ये कर रहे होते हैं, प्रैक्टिकल कर रहे होते हैं, तो फिजियोलॉजी में हमें सीबीसी, हीमोग्लोबिन वगैरह हम पहले खुद अपने ऊपर प्रैक्टिकल करते हैं, हमें प्रिक देना पड़ता है। तो हर बारी खुद को प्रिक करते करते फिर एंड में ऐसा लगता था भाई यार ये हम कहाँ आ गए। तो ये है, ये उस मोमेंट पे हमें थोड़ा बहुत लगता था कि ब्रेक दे रहे थे स्टार्टिंग में तो आपको पेन होती है, जैसा आपने कहा कि हमने हर बार किया, तो लास्ट टाइम पे मतलब जब करते रहते हुए कंटिन्यू मोड में तब तो आपको दर्द भी खत्म हो गई होगी? फिर खत्म तो नहीं होता, बट हाँ हमें पता होता था भाई आज हमने ये करना है। अच्छा, पहली बार जब किसी पेशेंट का ट्रीटमेंट किया था उस वक्त कितना प्रेशर था? देखो प्रेशर तो नहीं कह सकता मैं कि प्रेशर इतना नहीं था, प्रेशर था ऐसा भी मैं कह सकता हूँ। बट हमें क्या है कि 4.5 साल का कोर्स होता है और 1 साल की हमें इंटर्नशिप अलग से होती है। ओके। तो हमें इंटर्नशिप में इतना ट्रेन किया जाता है कि मतलब इतना हम प्रैक्टिकल वर्क कर चुके होते हैं कि जब भी कभी पेशेंट आता है तो हमें इतना डर नहीं लगता है। बट वो सबकॉन्शियस माइंड में होता है कि भाई पेशेंट आएगा, क्या करूंगा। तो क्या? हाँ,
पर खैर हमारे साथ सीनियर भी होते हैं, तो अगर कुछ पूछना होता है तो हम सीनियर से कंसल्ट कर देते हैं। डॉक्टर होने के बाद सबसे इमोशनल पेशेंट कौन था जिससे आप कभी भूल नहीं पाए? हाँ, ये मैं आज तक कभी नहीं भूला। और यही एक चीज शायद ऐसी है जो मुझे हमेशा रियलाइज करवाती है कि इंसान को डाउन टू अर्थ रहना चाहिए। मेरी इमरजेंसी में ड्यूटी थी, तो 2 एल्डरली पेशेंट आए, मतलब एक 2 बुजुर्ग आए, जिसमें से एक उनकी जो हस्बैंड वाइफ थे, तो जो आंटी थी वो बीमार थी, तो उनको कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर और उसको चेस्ट पेन थी। ठीक है, मैंने उनको एट ए टाइम जो बेसिक प्रोफाइल्स वगैरह जो थे वो मैंने कराया, ईसीजी, चेस्ट एक्सरे वगैरह सब, उनको मैंने ट्रीटमेंट, इमरजेंसी ट्रीटमेंट जो था वो सब दिया, और उनको मैंने अंडर ऑब्जर्वेशन के लिए रखा। और अंडर ऑब्जर्वेशन के बाद मुझे ये लगा कि अब इनको घर भेजना चाहिए। दवाइयां मैंने लिखी, मैंने ट्रीटमेंट लिखा। ट्रीटमेंट के बाद वो बाहर से हमारा जो वार्ड बॉय है वो हमारे पास आया, उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब ये बोल रहे हैं कि ये कौन सी दवाई आपने लिखी है, क्या ये हमें अंदर से मिल सकती है, मतलब हॉस्पिटल से मिल सकती है? तो अब चूंकि मुझे लग रहा था कि कुछ दवाई जो है अंदर से मिल सकती हैं, लेकिन कुछ जो है बाहर से मिल सकती हैं, तो मैंने उनको एट टाइम बोला उनको कि हाँ कुछ तो मिल सकती हैं, कुछ बाहर से मिल सकती हैं, तो आप उनको बोल दीजिए कि ले लें वो। बट मैं उस टाइम पे वो चीज समझा नहीं कि वो क्यों मेरे पास आया था और वो क्या चाहते थे। तो एक्चुअली फिर बाद में मुझे वार्ड बॉय ने आकर बोला कि सर ये बहुत ज्यादा गरीब थे, और दवाई भी मैंने कुछ ज्यादा नहीं रखी थी कि मतलब 1000-1500 की, वो थी ज्यादा से ज्यादा 300-400 की थी। तो फिर मुझे उस टाइम पे एहसास हुआ कि मतलब मैं उनको देख रहा था कि कितने वो आराम से आए, कितनी स्माइलिंग फेस, मतलब फेस से वो मुझे वो टैकल कर रहे थे, ना कोई शोर ना ये, क्योंकि वो बड़ी और फिर उस बंदे ने मुझे बोला कि एक्चुअली इनका घर अच्छा है, मतलब इनके बच्चे भी है, वो अच्छी पोस्ट पर हैं, बट वो इनकी केयर नहीं करते, जिसकी वजह से इनके पास जो है पैसों की कमी हो गई है। अब ये मांग भी नहीं सकते, लेकिन ये चाह रहे थे कि हमें सारी दवाई अंदर से मिले। तो मुझे उस टाइम पे बड़ा अंदर से ये फील हुआ कि हम कितने अनग्रेटफुल हैं, मतलब हमें, मतलब उस टाइम पे मुझे ये समझ में आया कि नहीं, कभी कभार इंसान को जिस पोजीशन पर वो है थैंक्स करना चाहिए, ऑलमाइटी को थैंक्स करना चाहिए कि हर कोई यहाँ तक नहीं आ सकता। और जो पेशेंट हैं वो कितना मतलब पोलाइटली तरीके से वो चले गए, और उन्होंने मुझे कुछ मुड़कर बोला भी नहीं। मुझे अपनी जगह फिर एहसास हुआ, मैंने वार्ड बॉय को बोला कि अगर वो कहीं मिलते हैं आप प्लीज उनको ले आए, मैं उनकी हेल्प करना चाहता हूँ, बट वो तब तक चले गए। आज तक मुझे अंदर से रहता है, और कोई भी ऐसा अगर कभी मेरे पास आता है तो मेरा अंदर से रहता है कि अगर कुछ ऐसा हो तो मैं इनकी हेल्प करूँ। तो जैसे कि बात करो, अब गवर्नमेंट ने आयुष्मान कार्ड निकाले हैं, या साथ ही में अब दवाइयाँ जो होती है वो ऑलमोस्ट हॉस्पिटल से मिलती है, तो उस चीज में आपका क्या कहना है? मेरा तो ये कहना है कि अगर कुछ गवर्नमेंट ने अच्छा किया है हॉस्पिटल से रिलेटेड, तो वो यही किया है कि भाई ये जो स्कीम इन्होंने दी है, आयुष्मान भारत स्कीम, ये बहुत अच्छी की। मतलब गरीब से गरीब और अमीर से अमीर बंदा हॉस्पिटल का भरपूर फायदा उठा सकता है इस स्कीम में। उनको दवाइयां मुफ्त में मिलती हैं, उनके ऑपरेशंस, बड़े बड़े ऑपरेशंस जो होते हैं वो इसके थ्रू बड़े मुफ्त में होते हैं। ये अच्छा। तो बात करूं, कुछ लोगों का ऐसा मिथ है आयुष्मान से जो दवाइयां मिलती है वो कहीं ना कहीं उतनी ज्यादा यूजफुल नहीं रहती है। ऐसा कुछ नहीं है, देखो लोगों का काम है कहना जी। अब इसमें आपको भी पता है कि बहुत सारे उसे मैं क्या कहता हूँ प्रोपेगेंडाज होते हैं, हाँ। कि भाई किसी चीज को उठाओ भी और किसी चीज को भी, वो हम लोग ही करते हैं, वो कोई तीसरा बंदा नहीं आकर कहता है। वो यही होते हैं जिनको अपनी दुकानें चलानी है, वो तो करेंगे काम, वो तो बोलेंगे कि भाई यहाँ से नहीं वहां से ये आटा है, ये चीनी है, ये वो भाई बेचने हैं। ऐसा कुछ नहीं है। बट जो मतलब एजुकेटेड बंदा होगा, या जिसको पता है कि भाई अंदर की दवाइयाँ क्या है बाहर की, वो वहां से ही लेगा, जहां से फायदा हो वहां से ही लेगा। तो बात करो हॉस्पिटल के अंदर की ऐसी कौन सी सच्चाई है जो आम लोगों तक नहीं पहुंचती, या आम लोग मुझे ये जो आपने पूछा, तो मुझे ऐसा लगता है कि देखो आज क्या, अभी क्या, आगे क्या, वो रियलिटी कभी किसी को पता चलेगी। अब रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि भाई हॉस्पिटल के अंदर जो लोग काम करते हैं वो एक टीम मैनेजमेंट है। मतलब वहां से सफाई कर्मचारी से रिलेटेड, हाँ, हर एक से लेकर ऊपर प्रिंसिपल तक, ऊपर डॉक्टर्स तक, हर एक चीज जो है वहां पर टीम मैनेजमेंट है। तो लोगों को ये चीज नहीं दिखेगी।
वो हमें दिखती है जैसे हम कभी हॉस्पिटल, हमारे जो सफाई कर्मचारी बेचारे होते हैं वो सुबह से लेकर शाम तक कोई बेडशीट उठा रहा होता है, कोई सफाई कर रहा होता है, फिर हमारी जो नर्सिंग वगैरह जो होती है वो भी पूरे पेशेंट का डॉक्यूमेंट मेंटेन करती हैं, ये दवा वो दवा उसको दवा, और फिर हमें हमारे हिडन एफर्ट्स किसी को दिखते नहीं है। जो पीजीज बेचारे होते हैं वो 24 घंटे, कोई 48 घंटे तक ड्यूटी देता है। फिर अगर थोड़ा बहुत इंसान कोई रेस्ट करता है तो सामने वाला बोलता है कि डॉक्टर्स जो है ये केयरलेस है, ये पेशेंट को देखते हैं, जबकि हाँ डॉक्टर्स बैठे रहते हैं। जबकि ये बहुत ही एक अजीब सी बात है। जब मैं कभी ऐसा सुनता हूँ तो मैं कुछ नहीं बोलता, मैं चुप हो जाता हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ। पर लेकिन ये सिर्फ या तो डॉक्टर्स की फैमिली या उसके दोस्त कुछ ऐसे ही है, वो ही जानते हैं कि ये बंदा किस फेज से इसको गुजर रहा है। क्या डॉक्टर्स भी कभी ट्रीटमेंट के दौरान इमोशनली हेल्पलेस फील करते हैं? लाइक आप कभी ऑपरेशन कर रहे हो या कुछ ऐसी चीज एक्टिविटी कर रहे हो? बिल्कुल करते हैं। थोड़ा बताइए उस बारे में। बिल्कुल करते हैं। देखिए जैसे कोई ट्रॉमा का केस हमारे पास आया, हाँ ट्रॉमा केस आया और उस टाइम पे हम उसको एट ए टाइम जो हमारे पास जितनी भी इमरजेंसी ड्रग्स होती हैं, सबसे पहले वो उसको हम इमरजेंसी में ही आएगा बंदा, तो उसको जितनी भी हमारे पास लाइफ सेविंग ड्रग्स होती है हम सबसे पहले उसको सीपीआर देंगे, उसके बाद इंट्यूबेट करेंगे, उसके बाद जितने भी हमारे पास ड्रग्स होते हैं एड्रेनलिन नॉन एड्रेनलिन वगैरह ये सब देते हैं, साइमल्टेनियसली ईसीजी वगैरह कर रहे होते हैं, अपना जितना भी हम बेस्ट दे सकते हैं 100 आउट ऑफ 100 हम देते हैं। बट इतना सब करने के बावजूद जब बंदा जो है रिवाइव नहीं कर पाता है, हाँ। तो वो हमारे लिए सबसे ज्यादा इमोशनल चीज होती है कि यार ऐसा तो नहीं होना चाहिए। बट अब कुछ चीजें जो होती हैं, कुदरत जो है, कुदरत के एक अलग ही जो निजाम होता है उसको हम बदल भी नहीं सकते, बट हम अपना बेस्ट करते हैं उस टाइम पे। और उससे भी सबसे बड़ा इमोशनल पार्ट ये होता है कि जब जो अटेंडर्स होते हैं, जो उसके करीबी रिश्तेदार होते हैं, उनको जब हमें बोलना होता है कि सॉरी हमने अपना पूरा एफर्ट देने के बावजूद हम कुछ कर नहीं पाए, तो वो भी हमारे लिए एक बड़ा टफ फेज उस टाइम पे होता है। एक इमोशनल चीज होती है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। गूगल पर सिम्टम्स देखकर लोग खुद डॉक्टर बन जाते हैं। हमारा सबसे बड़ा डॉक्टर आज का चैट जीपीटी है। कुछ भी हो तो चैट जीपीटी करके हर चीज हम पूछ लेते हैं। कितना हद तक सही है और कितने हद तक गलत है? मैं तो बोलता हूँ ये सबसे ज्यादा गलत है। गलत इसलिए है, देखो आधा नॉलेज जो होता है किसी भी चीज का, चाहे वो कोई भी प्रोफेशन है, अपार्ट फ्रॉम प्रोफेशन की मैं बात करूं, हाँ। तो आधा हाफ नॉलेज इज डेंजरस, ये तो है। लेकिन अब क्या होता है इसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या हो जाती है कि मान लीजिए जैसे किसी को GERD है, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज हम बोलते हैं, पैन एपिगैस्ट्रिन उसको, तो वो गूगल पे सर्च करता है कि अच्छा मुझे इसमें सिम्टम्स आए, दर्द भी होगा मुझे और ब्रेथलेसनेस टाइप होगी या मुझे चला नहीं जाए, हेडेक वगैरह, ये सारी चीजें वो गूगल पे सर्च कर लेगा। हाँ। और गूगल बाबा हमारे ऐसे हैं कि वो हर एक चीज बता भी देगा कि हाँ आपको ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है। तो अब बंदे को क्या हो जाता है, सबसे बड़ी जो कॉमन जो बात है, बंदे को सबसे पहले क्या होगा, उसको एंजाइटी होना शुरू हो जाएगी कि हाँ भाई मुझे ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है, हाँ गूगल ने बोला। वो जब तक डॉक्टर के पास आता है, हाँ। तब तक वो आधा एक और टेंशन देकर आ जाता है, मतलब सिम्टम्स देकर आ जाता है कि भाई एंजाइटी की प्रॉब्लम उसको हो जाती है कि हाँ भाई मुझे तो गूगल ने ये बोला। अब डॉक्टर जब वो देखता है, जब उसको पता है कि भाई GERD कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, अगर उसको अर्ली इंटरवीन किया जाए, पहले ही उसको देखा जाए, तो भाई हाँ तो ठीक है, सब ठीक है सिम्टम्स। तो अब ये जब हमारे पास आता है तो इसको ऑलरेडी गूगल ने बहुत सारी चीजें पढ़ा दी होते हैं कि तेरे को ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है, तो फिर ये डॉक्टर के साथ फुली वो सेटिस्फाइड नहीं होते। डॉक्टर कुछ मामूली से टेस्ट लिख देंगे, जैसे LFT लिख देगा, CBC लिख देगा या कुछ और जो भी उस टाइम पे उनको लगेगा, तो या बेसिक प्रोफाइल जो होती है वो लिखने के लिए दे देंगे उनको। तो वो सोचेगा कि यार ये डॉक्टर शायद मुझे यहाँ से ही, मतलब पेशेंट और डॉक्टर का जो खूबसूरत सा जो रिलेशन जो होता है वो यहीं से बिगड़ जाता है। हाँ, क्योंकि हम ऑलरेडी कुछ और सोच कर आए होते हैं कि बता देगा हाँ ऐसी बीमारी है, हाँ मुझे शायद एडमिट करेंगे, मुझे ये होगा, बट ऐसा कुछ होता ही नहीं है। तो फिर वही जो आप आए दिन सुनते हैं कि डॉक्टर अच्छे से देखता नहीं है, डॉक्टर हमारी केयर नहीं अच्छे से करते, तो यही सब फिर बात। आज के टाइम में 20-30 साल के यंगस्टर्स सबसे ज्यादा किस बीमारी के से जूझ रहे हैं? देखो सबसे ज्यादा तो यही है कि आजकल जो मुझे दिखता है 20 और 30 साल की एज की आपने बात की, तो पहली नंबर जो मैं आपको बोलूंगा तो मुझे नशा दिखता है। आप सिगरेट स्मोकिंग तो इतनी आम हो गई है कि वो मान लो कि एक टाइम ऐसा आएगा कि बेटा बाप के सामने सिगरेट पिए, मुझे ऐसा लोग पीते भी है। अब वही है आए दिन जो मैं देखता रहता हूँ। और फिर उसके बाद ऐसी बहुत सी चीजें हैं कि जो मतलब आज का यंगस्टर जिन चीजों में इन्वॉल्व है, लाइक ऐसे एग्जांपल मैं आपको दूं कि बच्चा आजकल रात को देर से सोता है, हाँ। उसके बाद सुबह की होश नहीं है,
मतलब ये वो बेसिक चीजें हैं जो एक इंडिविजुअल को या जो एक यंगस्टर को अभी करनी चाहिए थी। अगर वो इन सब चीजों का फोकस मतलब जो है ऐसे रखता है कि रात को जल्दी सोकर सुबह जल्दी उठे और वॉक करे, अपनी हेल्दी डाइट ले, जंक फूड कम करे, ये सारी चीजें जिसकी वजह से बाद में परेशानी आ जाती है। लाइक आपको डायबिटीज हो सकता है, हाइपरटेंशन हो सकता है, थायराइड के सिम्टम्स आपको बाद में आ सकते हैं। तो यही कुछ चीजें हैं जो मैं एडवाइस करना चाहूंगा बच्चों को कि ये सब चीजों को आप फॉलो करें। ऐसी कौन सी 5 डेली हैबिट्स है जो धीरे धीरे हमारी हेल्थ को खराब करती है? नंबर 1 है लेट नाइट आप जगते हो, आप रात भर जगते हैं, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि जब आप रात को लेट जागते रहेंगे, रात को लेट सोएंगे, तो सुबह के टाइम पे आप जल्दी उठेंगे नहीं। तो मेरा ऐसा पर्सनली मानना है कि भाई जो बंदा सुबह जल्दी उठता है वो वॉक करता है, वॉक के साथ साथ उसको धूप भी आती है, धूप भी पड़ती है, तो जिसकी वजह से विटामिन डी का सबसे बेस्ट जो सोर्स है वो है धूप। अर्ली मॉर्निंग 10 से 15 मिनट अगर वो धूप में बैठे तो वो 2 हो गए। उसके बाद जंक फूड, इन चाइनीज ने बेड़ा गर्क कर दिया हमारी जो यंग जनरेशन है। हर जगह पे चाइनीज मोमोज खाएंगे, नूडल्स खाएंगे या फिर छोला पूड़ी खाएंगे। हम भी खाते हैं, खाओ, मना किसी ने नहीं किया, बट एक क्वांटिटी, एक लिमिट जो होती है उस लिमिट में खाना है, ठीक है। और उसके बाद स्क्रीन, जो मोबाइल स्क्रीन जो आए दिन हम देखते रहते हैं, ये जो हमें आप देखोगे छोटे छोटे बच्चों को बड़े बड़े नंबर लगे होते हैं। मतलब आज आप देखो मैं जो है जो आए दिन में बस यही कुछ चीजें हैं। बस बात करूं आज के टाइम पे स्क्रीन की, क्योंकि हमारा इंडिया इतना एडवांस हो गया कि हमें स्क्रीन पे ही फुल टाइम काम करना पड़ता है। बिल्कुल। तो उसके लिए कोई ऑल्टरनेट जिससे हम कुछ हद तक ठीक रह सके? देखो ऑल्टरनेट इसका यही है कि आप अपनी आदतें, दूसरी जो आदतें उनको आप रिकवर कर सकते, लाइक आप जल्दी सो सकते हैं, ठीक है। मेरा मेन फोकस जो है, अगर आजकल की बीमारियों से हट के मेरा मेन फोकस ये है कि हमें शिफ्ट होना चाहिए वही जो हमारी बेसिक लाइफ थी उसके ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहिए एज कम्पेयर टू मॉडर्नाइजेशन। अगर हर इंसान सिर्फ 3 हेल्थ हैबिट्स फॉलो करेगा तो वो कौन सी होगी? यही जो मैंने अभी कही आपको। क्या जिम सप्लीमेंट्स, प्रोटीन पाउडर सेफ है? देखो ये डिपेंड करता है। मैं तो यही बोलूंगा कि सेफ नहीं है, क्योंकि इसके बहुत सारे नुकसान ही है। या अगर कोई खा रहा है, मान लो अगर कोई बोलता है कि भाई मैं पतला हूं तो मैं जिम जाऊंगा तो मैं यहाँ से प्रोटीन भी लूंगा, प्रोटीन डाइट बहुत जरूरी होती है, फिर उसके साथ साथ वो अपना वाटर इंटेक भी ज्यादा रखे, मतलब पानी वो खूब सारा पिए। इससे क्या होता है कि कम से कम किडनीज पे इफेक्ट नहीं आता। अगर आप पानी कम पिएंगे, वहां से आप वर्कआउट भी कर रहे हैं और प्रोटीन एक्स्ट्रा ले रहे हैं, तो उससे क्या होता है कि किडनीज पे इफेक्ट आके किडनी इंजुरी हो सकती है। जो मेन जो चीज है वो यही है। तो मैं तो यही एडवाइस करूंगा कि जितना हो सके उतना अवॉइड करो। जितना आप खुद से ऑर्गेनिक फूड खाओ, जितना आप खुद से नेचुरल जो चीजें जो हमारे घर में जो बनती हैं, घर की जो चीजें, जितना आप उस पर फोकस करें तो ज्यादा बेहतर वही है एज कम्पेयर टू पाउडर, क्योंकि पाउडर से हमेशा नुकसान ही है। कौन सी एज में हमें जिम जाना चाहिए? जैसे आजकल यंगस्टर्स है या कुछ बच्चे हैं, मतलब 10 साल है, 12 साल की एज के होते हैं, उनका मिथ होता है कि हमें जिम जाना है, सबसे पहले बॉडी बनानी है। देखो जिम की कोई एज नहीं है। मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर आप 16 साल से ऊपर हो गए तो आप जिम कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि हमारा लाइफस्टाइल ऐसा है कि मैं काम नहीं कर सकता, मैं नहीं चल सकता, तो फिर जिम एक ऐसा सोर्स है कि आप जिम जा सकते हैं। आप डेली का वर्कआउट 15 से 20 मिनट या फिर अगर आप जिम जाते हैं 1 घंटा आप दे दीजिए, तो ये बेस्ट है। और ये तो आपको कम से कम 30-40 साल की उम्र तक कर लेनी चाहिए। इमरजेंसी सिचुएशन में एम्बुलेंस आने तक घर पे क्या कुछ करना चाहिए जिससे हमारा जो पेशेंट है वो तब तक ठीक रहे जब तक वो हॉस्पिटल पहुंचे? देखो ये जो क्वेश्चन है, अब इसमें ये डिपेंड करता है कि भाई मैं इसमें आपको बेसिक चीज बताऊंगा कि मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए। देखिए यूजुअली हर घर में 2-3 प्रॉब्लम्स तो होती हैं, लाइक डायबिटीज होता है, हाइपरटेंशन होता है, थायराइड की प्रॉब्लम्स होती है। मोस्टली ये 3 चीजें तो होती लेकिन इसके अलावा एक और चीज जो आजकल मैं देख रहा हूँ कि सडन कार्डियक अरेस्ट आ जाती है। तो कार्डियक अरेस्ट में हमको मतलब एक हर जैसे हम सोशल मीडिया का यूज करते हैं, कोई रील बनाता कुछ बनाता, तो मेरा एक ऐसा मानना है, पर्सनली मेरा एक ऐसा मानना है कि लोगों को चाहिए थोड़ा सा कि इस मामले में छोटे छोटे कोर्स आते हैं, लाइक हम अगर किसी को कार्डियक अरेस्ट आता है या कोई अचानक से बेहोश हो जाता है, जो भी कुछ हो जाता है, तो छोटी छोटी क्लिप्स जो आती हैं, जैसे अभी आपने इन्फ्लुएंसर्स की बात की थी, तो जो प्रोफेशनल इन्फ्लुएंसर्स हैं आप उनकी वो छोटी क्लिप्स देख सकते हैं। लाइक जैसे आपने बोला कि जब तक किसी को कुछ होगा तो एम्बुलेंस जब तक आएगी तब तक आप क्या कर सकते हैं। तो अगर आप पेशेंट जो है किसी को कोई बेहोश हो गया तो हमने सबसे पहले उसकी वाइटल्स चेक करने,
लाइक हम उसके पल्स देखेंगे। सबसे बेसिक जो हर किसी को जो आना चाहिए वो यही है कि पल्स देखो तब तक, क्या पेशेंट तब तक पल्स जो है वो उसकी है, ब्रीथिंग चेक कर लो क्या बंदा सांस ले पा रहा है कि नहीं ले पा रहा है। अगर ये सब कुछ, तो उसके बाद जो मैं जो वीडियोस का आपको बोला था शॉर्ट वीडियोस, तो इंसान सीपीआर दे सकता है। सीपीआर इंसान दे सकता है अगर बंदे को कुछ ऐसी कोई प्रॉब्लम आ गई, तब तक जब तक ये आ जाए, एम्बुलेंस आ जाए। एमबीबीएस करने चाहने वाले स्टूडेंट्स के लिए सबसे बड़ी रियलिटी चेक क्या है? देखो रियलिटी चेक ये है कि हार्ड हार्ड जो भी कोई एमबीबीएस करना चाहता है, मैं उनको अपनी तरफ से यही बोलूंगा कि जितना हो सके उतनी मेहनत करो, और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। सोशल मीडिया पर हेल्थ इन्फ्लुएंसर्स बहुत एडवाइस देते हैं, क्या वो एडवाइस पे हमें ट्रस्ट करना चाहिए? देखिए ये डिपेंड करता है कि एडवाइस देने वाला कौन है जी। आजकल तो हर कोई बातें अच्छी करता है, और वही बात आती है फिर कि गूगल कर लिया, चैट जीपीटी कर लिया, फिर उसके बाद थोड़ा सा अपना भी, आजकल वायरल हर कोई होना चाहता है। हाँ। लेकिन उसमें अगर कोई आपको अच्छी बात बता रहा है, आप सुन ले, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। आप अच्छे से सुन ले, लेकिन फिर उसके बाद अगर कोई ट्रीटमेंट आप उनके जरिए लेना चाहें, तो आपको खुद से देखना है कि भाई साहब ये प्रोफेशनल है या क्या है। क्योंकि मैक्सिमम चीजें क्या होती है कि हर कोई बोलता है कि आप ये ट्रीटमेंट ले सकते हैं, वो ले सकते हैं, वो या तो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा होता है, या फिर उसने किसी दोस्त वगैरह से सुना होता है कि भाई ये कर लो तो ऐसा होता है, या फिर उसने कुछ ऐसी चीज खुद में इंप्रूव की होती है, वो दूसरों को बोलता है ऐसा करना चाहिए। जबकि मेरा ऐसा मानना है कि नहीं, आप सुन सकते हो, हर एक की चीज सुन सकते हो। अगर कोई अच्छी बात बोल रहा है तो आप उसको अप्रिशिएट कर सकते हैं, हाँ पे बंदे ने अच्छा बोला। बट जब आपको कोई चीज फॉलो करनी है, कोई ट्रीटमेंट आपको फॉलो करना है, उसके लिए मैं यही एडवाइस करूंगा कि जो डॉक्टर्स बोलते हैं, जिनके पास प्रोफेशनल डिग्री है, जिन्होंने 5 साल लगाए हैं, आप उनसे कंसल्ट करवा सकते हैं एज सुन एज पॉसिबल। ऑडियंस के फेवरेट क्वेश्चन है जो अब हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। कॉफी या चाय, हमें क्या पीना चाहिए ज्यादा? देखो ऐसे तो समाज में तो चाय ज्यादा पीते हैं, हाँ। बट मैं कॉफी प्रेफर गवर्नमेंट हॉस्पिटल या प्राइवेट हॉस्पिटल? गवर्नमेंट हॉस्पिटल। एमबीबीएस हमें इंडिया से करना चाहिए, अब्रॉड से करना चाहिए? इंडिया। अगर डॉक्टर नहीं बनते तो आप क्या बनते? मे बी सिंगर। ओह नाइस, मतलब पैशन है आपका सिंगिंग? नहीं पैशन नहीं है, बट हाँ मैं शायद सिंगर होता या फिर पढ़ रहा होता, और क्या, ये दो चीजें। अगर एक वर्ड में आपको डॉक्टर को डिफाइन करना हो? वॉरियर। वॉरियर, हार्ड वर्क और वॉरियर तरीके से क्या इंप्लीमेंट करना चाहते हैं? 3 चेंजेस। सिर्फ 3 चीज? सिर्फ 3। देखो इसमें सबसे पहले तो ये है कि एज ए हेल्थ मिनिस्टर मैं सबसे पहले ये करता कि आए दिन जो मैं देखता हूँ कि कितनी मतलब जैसे अभी नीट हुआ था, कितने सारी बच्चे जो है मतलब कंपटीशन जो पढ़ रहे हैं, हाँ। तो मैं सबसे पहले ये काम करता है कि जो हमारे डॉक्टर्स हैं, मैं उन डॉक्टर्स के लिए वैकेंसीज खोलता और मैं उनको मौका देता कि आओ और लोगों को सर्व करो। लाइक मैं अपना जो ऑलरेडी जो स्कीम्स चल रही है, NRHM थ्रू, NHM जो है, या फिर और भी ऐसे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर्स ऐसे खुलवाता, ऐसे हॉस्पिटल्स बनवाता, या ऐसे हॉस्पिटल्स की सीट में एक्स्ट्रा करवाता जहां पर बच्चे जो है आते और वहां पर अपनी डिग्रीज कंप्लीट करके और नेशन को सर्व करते। नंबर 1। नंबर 2 मैं ये करता है कि जो मैं आए दिन देखता हूँ कि एक जो मुझे पर्सनली जो चीज लगती है वो ये है कि जब हम किसी पेशेंट को कहीं से रेफर करते हैं, चाहे PSC से, CSC से आगे के लिए जब हम रेफर करते हैं, उस टाइम पर एक चीज होती है और वो शायद मुझे लगता है हर किसी को देखनी चाहिए, तो वो ये है कि जब हम पेशेंट को रेफर कर रहे होते हैं उस टाइम पर जो बेचारे ड्राइवर्स होते हैं, अब उनको वो तो खुद से लेते नहीं है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि वो बेचारे अपने लिए लेते हैं, बट जो ऊपर से जो है उनको भी होता है कि भाई इतने पैसे यहाँ से वहां तक लेना है, एम्बुलेंस का चार्ज। हाँ, तो मैं ये चाहता कि मैं एम्बुलेंस को फ्री करवाता, वो गवर्नमेंट की तरफ से, या हेल्थ एज ए हेल्थ मिनिस्टर जो मैं होता तो मैं वो फ्री करवाता, क्योंकि एट ए टाइम पेशेंट के अटेंडर्स के ऊपर इतना लोड और डालना कि तुम 2000 दे दो, 5000 दे दो, तो ये थोड़ा मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज नहीं होनी चाहिए थी। और तीसरा मैं ये करता कि जो PGs डॉक्टर हैं, लाइक जो MCH करके हैं, MD करके हैं, तो मैं जरूर उनको PSC लेवल पर उनकी ड्यूटीज लगवाता, ताकि हमारा PSC जो है वो अच्छे से मेंटेन हो जाता, वहां पर अच्छी फैसिलिटीज उनको मिलती, और उस PSC लेवल पे कम से कम एक ऑपरेशन थिएटर होना चाहिए था, जिसकी वजह से हम छोटी मोटी सर्जरीज वहां पर ही हम करते। तो ये एक इसको मैं ऐसे मेंटेन करता, ये 3 चीजें हैं शायद मैं करता। शिवम टॉक्स नाउ की तरफ से आपके लिए एक लास्ट क्वेश्चन, आखिर में एक मैसेज जो हर व्यूअर की जिंदगी बदल सकता है। मेरी तरफ से तो सबको यही मैसेज है कि जितना हो सके उतना अपनी जो बेसिक लाइफ है उसको फिर से
उस पर जाने की जरूरत है, उस पर फोकस करने की जरूरत है। लाइक वही आ जाता है कि भाई इंसान अगर अच्छे से सोए, अच्छे से खाना खाए, घर का खाना खाए, वॉक्स वगैरह पे ज्यादा मैं इन चीजों पर ज्यादा फोकस करता हूँ, क्योंकि यही बेसिक है। अगर इंसान का बेसिक अच्छा हो गया तो वो उसको आगे किसी और चीज की जरूरत नहीं पड़ सकती। थैंक यू सो मच।